हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिनव कुमार एंड वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस एजुकेशन। आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वे है हमारी यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज की हमारी वीडियो होने वाली है वन शॉर्ट वीडियो तो हम कंप्लीट बात करेंगे यूनिट 1 पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम can be defined as the interface between user and hardware. It is responsible for the execution of all the processes, resource allocation, CPU management, file management and many other tasks. Simply हमारा जो operating system है it works like a bridge which connect two endpoints. First one is user and second one is hardware. हमारा operating system क्या है? एज अ ब्रिज वर्क करता है फॉर कनेक्टिंग टू एंड पॉइंट्स। फर्स्ट वन हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर वन इज यूजर हार्डवेयर, ओ सॉरी यूजर, एंड सेकंड वन कंप्यूटर हार्डवेयर। ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम convenient to use and a secondary goal is to use the computer hardware in an efficient manner. प्राइमरी गोल क्या है हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इज टू मेक इजियर कन्वीनियंट टू यूज, इजी हो जाए जिससे क्या हमारा सिस्टम को यूज करना। जैसे सपोज करिए हमें क्या करना है, हमें प्रिंट की कमांड देनी है, हमें कोई भी पेज प्रिंट कराना है तो हम इजीली क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट पर गए, Ctrl+P और प्रिंट की कमांड दे दी। क्या हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एक्सेस कर सकते हैं इस प्रिंट के ऑप्शन को, प्रिंट की कमांड को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें चाहिए होती है क्या, नॉलेज किसकी, कोडिंग की। और जो नॉन टेक्निकल फील्ड का बंदा है वो कैसे करेगा। सपोज करिए आप ऑफिस में वर्क करते हैं, नॉर्मल ऑफिस, जैसे आपका मोस्टली वर्क है MS एक्सेल को यूज करना या MS वर्ड को यूज करना। अब ये नॉन टेक्निकल फील्ड के बंदे हैं, क्योंकि ये तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली ऑफिस में यूज़ होती है किसी ना किसी पर्पज़ के लिए। अब ये नॉन टेक्निकल फील्ड के बंदे हैं तो इन्हें कोडिंग की कोई भी नॉलेज नहीं होगी क्योंकि नॉन टेक्निकल है। अब क्या ईजिली प्रिंट का कमांड कर पाएंगे विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास नॉलेज नहीं है किसकी, कोडिंग की। बट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक हो गया या लिनक्स हो गया, तो वहाँ क्या इन्हें सिंपली क्या करना है, Ctrl+P और एंटर प्रेस कर देना है तो इजीली उनका प्रिंट का वर्क हो जाएगा। इन कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1। क्या है कंप्यूटर सिस्टम, इन कंप्यूटर सिस्टम में क्या बात है कि हार्डवेयर जो है हमारा सिर्फ क्या समझता है, मशीन कोड को, वो उसे 0 और 1, बस उसे ये पता है कि 0 और 1 है उसके लिए जो भी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। विच डजेंट मेक एनी सेंस टू अ नेव यूज़र। और ये हम लोगों के जैसे यूज़र है उन लोगों के लिए कोई भी सेंस नहीं बनाता कि 0 1 क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या पता, इस टाइप से। अदर प्रोग्राम्स रिलाई ऑन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू गेन एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, CPU एंड मेमोरी एटसेट्रा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। अब सपोज करिए ये हमारा क्या है, यूज़र है। ये हमारा, चलिए सबसे पहले ये छोड़िए, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। नॉर्मल, ये हमारा क्या है, कस्टमर है। ये है वेटर। ये आ गया हमारा शेफ। ये हमारे पास क्या है, ये 3 पर्सन है। फर्स्ट वन है हमारा कस्टमर, सेकंड वन वेटर, थर्ड वन हमारा शेफ। शेफ है। अब हमारे इस रेस्टोरेंट का नाम है XYZ। ये हमारा रेस्टोरेंट है XYZ। अब कस्टमर हमारा कहाँ गया, रेस्टोरेंट के अंदर गया, सीटिंग कीज ने जिस चेयर टेबल पे से बैठना था बैठ गया। उसके बाद ने वेटर को बुलाया और वेटर को ऑर्डर दिया। इसने कहा मुझे चाहिए 1 बर्गर। वेटर ने ऑर्डर आगे पास ऑन कर दिया। उसने शेफ से कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, 1 बर्गर चाहिए। कस्टमर सॉरी शेफ ने रेडी किया, उसने रिटर्न किया किसे, वेटर को। वेटर ने वापस किसके पास ले जाकर रख दिया वो बर्गर, कस्टमर के।
तो इसी टाइप से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है। क्या हमारा ये कस्टमर यहाँ जाके डायरेक्ट जाके किचन में, शेफ की किचन में जाके उसे ऑर्डर दे सकता था? बिल्कुल दे सकता था, लेकिन वो क्या था कि थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता, इसलिए उसने किससे कहा? उसने डायरेक्ट कहा, किससे? वेटर को ऑर्डर दिया। इसी टाइप से हमारा क्या वर्क करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी वर्क करता है। ये सपोज कर लीजिए ये यूजर है हमारा, ये यूजर है, यहाँ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये हमारा हार्डवेयर है। से हार्डवेयर कंसिडर कर लीजिए। अब हमारा जो यूजर था उसने ऑर्डर दिया किसे? ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसे ऑर्डर दिया? हार्डवेयर को। कि हमारे यूजर ने हमें ऑर्डर दिया है कि सपोज करिए उसे 100 पेजेस प्रिंट कराने थे, तो उसने ऑपरेटिंग सिस्टम से कहा, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो मैसेज आगे पास ऑन कर दिया, क्योंकि इसलिए एज अ ब्रिज वर्क किया इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो फिर हार्डवेयर का हार्डवेयर वर्क कंप्लीट कर देगा, वो वापस किसे बताएगा? वो बताएगा ओएस को। ओएस किसे बताएगा? हमारे यूजर को, कि आपका काम वर्क हो चुका है, आपके पेजेस प्रिंट होने स्टार्ट हो गए हैं, इस टाइप से। अब हमारे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज। विंडोज ने बहुत टाइम तक मार्केट को एक्वायर कर रखा था, बिकॉज क्यों? कि वो ईजिली यूज होती थी। विंडो बहुत ही मोस्टली क्या मतलब जनरली ज़्यादातर सब लोग विंडोज ही यूज करते थे। विंडो इज नोन फॉर इट्स इंट्यूटिव एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, क्योंकि इसका यूजर इंटरफेस कैसा था? यूजर फ्रेंडली था। द स्टार्ट मेन्यू, द टास्क बार एंड डेस्कटॉप प्रोवाइड इजी एक्सेस टू एप्लीकेशन एंड फाइल्स, मेकिंग इट सिंपल फॉर बिगिनर्स टू नेविगेट। क्या था हमारा? विंडोज क्या थी? वो यूजर फ्रेंडली थी, इसलिए काफी टाइम तक विंडोज ने ही मार्केट को एक्वायर कर रखा था। कर तो अब भी रखा है, बट अब थोड़ा सा कम परसेंटेज हो गया है पहले के कंपैरिजन में उसका। सेकंड वन है लिनक्स। लिनक्स इज वेल नोन फॉर बीइंग एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म which allows user to customize the system. This flexibility and customization make Linux an ideal choice for server operational environments. For example, developers can access code responsibilities, modify sources code and build customer version of the kernel. Linux में मेन बात क्या है? थ्रूपुट। थ्रूपुट, लिनक्स का थ्रूपुट हाई है। जिसका थ्रूपुट जितना हाई होगा वो उतना ही क्या कर पाएगा? एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा। थ्रूपुट का मीनिंग है नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म पर यूनिट टाइम। लिनक्स का क्या है? हाई है। फिर थर्ड आता है, ये एप्पल का है, इन एडिशन टू, सॉरी मैक ओएस का नेम है, इन एडिशन टू स्लीक डिजाइन एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। इसका भी इंटरफेस कैसा है? यूजर फ्रेंडली है। मैक ओएस इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी सिक्योरिटी। इसमें मेन पॉइंट्स क्या है? स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। विद इट्स रोबस्ट सिक्योरिटी फीचर्स, द ऑपरेटिंग systems help to protect user data and privacy, making it a popular choice for individual and organizations. एप्पल किस लिए फेमस है? चाहे आप आईफोन देख लीजिए, डिवाइसेस देख लीजिए जिसमें iOS यूज होता है, या iOS एंड मैक ओएस, ये किस लिए यूज होता है? सिक्योरिटी के लिए। वो कहता है कि इसमें हम प्राइवेसी या सिक्योरिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं, ये इसी वजह से फेमस है। तो तीनों की अलग अलग है। विंडोज का यूजर फ्रेंडली है इंटरफेस, लिनक्स का थ्रूपुट हाई है, और मैक ओएस का क्या है? सिक्योरिटी हमारी। इनके अलावा भी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बट वो इतने फेमस नहीं हैं जितने ये हैं। अब जैसे हमारा, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ बस। जैसे हमारा ये यूजर है, यूजर ने किससे कनेक्ट करा? एप्लीकेशन। यहाँ ये हमारी एप्लीकेशन है, इन्होंने एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करा। और एप्लीकेशन ने किससे कम्युनिकेट करा? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किससे कम्युनिकेट करा? हार्डवेयर से। ये सब देखिए कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यूजर वन ने कहा कंपाइलर, कंपाइलर की बात किससे हुई? फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम ने किससे कम्युनिकेट करा? कंप्यूटर हार्डवेयर से। अब हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट, एक मिनट कलर चेंज करने की बहुत बार जरूरत पड़ती है।
Resource management in operating system is the process to manage all the resources efficiently, like CPU, memory, output devices and other hardware resources among the various programs and processes running in the computer. रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या है, हमारे पास लिमिटेड है. जैसे हमारी रैम है, रैम मोस्ट कॉमनली 8 GB हम कंसिडर कर लेते हैं. जैसे 8 GB होती है, 1632 इस टाइप से भी होती है, बट 8 GB. अब हमारी जो रैम है, हमें अपनी सिस्टम में इसी का यूज़ करना है सारे प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हम इसे तो इंक्रीज कर नहीं सकते. और इसे इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, इसके प्लेस पर एक न्यू रैम करेंगे, लाएंगे जो और लगाएंगे, जो होगी 16 GB हो सकती है, या कोई और भी ला सकते हैं. बट उसके लिए क्या होगा, वो कॉस्टली मेथड होगा. ऐसे तो आपके पास जब भी आपको जरूरत पड़ेगी जाके, जैसे प्रोसेस इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे तो क्या करेंगे, आप फिर से जाके एक रैम परचेज करके लाएंगे, फिर तीसरी रैम पर परचेज करके लाएंगे. तो अच्छा ये है कि हमारे पास जितनी रैम है, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितनी रैम है, हम उसे ही एफिशिएंटली यूज करें. मेमोरी क्या है हमारे पास, जैसे स्टोरेज है 1 TB, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी है हमारे, तो जितने हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चलेंगे उतना ही हम क्या कर पाएंगे, एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे. जैसे हमारा रैम का ही एग्जांपल लिया कि जो भी सारे प्रोसेस हमारे होते हैं वो इसी रैम में एग्जीक्यूट होने हैं, अदरवाइज हमें रैम इंक्रीज करनी पड़ेगी, फिर वो होगा एक कॉस्टली मेथड. रिसोर्स मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर आर लिमिटेड and multiple processes or user may require access to the same resource like CPU, memory, etc. at the same time. The operating system has to manage and ensure that all processes get the resource they need to execute without any problem like deadlocks. कि deadlock अगर नहीं होने चाहिए, और हमारे पास multiple processes हो सकते हैं या user भी हो सकते हैं. क्योंकि अब सपोज करिए कि हम मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट में हैं, तो क्या होगा कि ये हम एक सिस्टम ये, तो सब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, बट सारे यूजर क्या कर रहे हैं, उस रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं. तो रिसोर्स मैनेजमेंट से क्या होगा, जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो हर यूजर की रिक्वायरमेंट का ध्यान रखेगा कि किसे कितनी जरूरत है. अब ऐसा ही नहीं होगा कि एक यूजर है हमारा, तो वर्क कंप्लीट हो गया है और वो अपने रिसोर्स को रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई अथॉरिटी है नहीं. जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो एक अथॉरिटी आ गई कि जिसका वर्क कंप्लीट हो गया उससे वो रिसोर्सेज वापस ले लेगा और नए यूजर को वो रिसोर्सेज अलोकेट करेगा. फिर सेकंड वन है प्रोसेस मैनेजमेंट. इफ द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स मल्टीपल यूजर देन सर्विस अंडर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इन दिस रिगार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द कंप्लीटेड processes, schedule them and dispatch them one after another. However, the user should feel that he has full control of the CPU. Process management refers to the techniques and strategies used by the organization to design, monitor and control their business processes to achieve their goals efficiently and effectively. It involves identify the steps involved in completing a task, assessing the resources required for each step and determined by the best way to execute the task. अब सपोज करिए हमारे पास प्रोसेस है, P1 है, P2 है, P3 है, ये हमारे क्या है, ये 3 हमारे पास प्रोसेस हैं. अब क्या हुआ, जब ये प्रोसेस हम लोड करेंगे तो पहले किस में आएंगे, रेडी स्टेट में आएंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, फिर वेट स्टेट में, रेडी स्टेट में आएंगे, फिर इसके बाद फिर इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होंगे. अब सपोज करिए एग्जीक्यूटेड क्यों लिख दिया, स्टेट, और ये हमारी वेट या ब्लॉक स्टेट भी है. तो अब रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट के बाद ये सेकंड स्टेट में गए, अपने जो भी इसे वर्क कर रहा है वो इसमें करेंगे सेकंड स्टेट में हमारे. अब प्रोसेस P1 तो कंप्लीट किया हुआ, पहली बारी में एग्जीक्यूट हो गया उसने, ठीक है. अब प्रोसेस 2 है हमारा, उसने कहा मुझे चाहिए इनपुट आउटपुट, मुझे वर्क करना है इनपुट आउटपुट पर, तो उसने इनपुट आउटपुट की क्या की, रिक्वेस्ट सेंड कर दी, नहीं इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करी. तो उसने कहा, सिस्टम ने कहा कि तुम चले जाओ वेट या ब्लॉक स्टेट में, और जब तुम्हारा वर्क कंप्लीट हो जाए तो वापस कहाँ जाना, रेडी स्टेट में.
और वहाँ से एग्जीक्यूट हो जाना। P2 क्या हुआ, एक टाइप से प्रीएम्प्ट हो गया क्योंकि उसने रिक्वेस्ट की। अब उस P3 को मौका मिल गया एग्जीक्यूट होने का, तो वो P3 एग्जीक्यूट हो गया जो भी उसे वर्क करना था। अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की है तो वो भी कहाँ जाएगा, वेट और ब्लॉक स्टेट में, अदरवाइज वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा कंप्लीटली। तो ये था हमारा प्रोसेस मैनेजमेंट कि कैसे प्रोसेस ये 3 मैनेज हुए। पहले ने कोई रिक्वेस्ट की इसलिए वो इजिली क्या हुआ, एग्जीक्यूट हो गया। P2 ने कहा मुझे इनपुट आउटपुट करना है, उसने रिक्वेस्ट सेंड की। P3 ने अगर कोई रिक्वेस्ट भेजी होगी तो ठीक है, अदरवाइज वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जब P2 का हमारा एग्जीक्यूशन वो इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, increase customer satisfaction and maintain compliance with regulatory requirements. It involves analyze the performance of existing processes, identifying bottlenecks and making changes to optimize the process flow. अब हमारा स्टोरेज मैनेजमेंट, और स्टोरेज मैनेजमेंट में कौन कौन सा आता है हमारे, जैसे हम कहाँ स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट इज अ टूल और सेट ऑफ प्रोसेसेस यूज्ड बाय एन एडमिनिस्ट्रेशन टू कीप योर डाटा एंड स्टोरेज इक्विपमेंट सेफ। अब जैसे हमारा क्या है, हमारी टाइप से हार्ड ये प्लेटलेट होती है, सॉरी प्लेटल ये है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हमारे पास होगी सरफेस, सरफेस के बाद आ गया ट्रैक, फिर आ गया सेक्टर, तो हमारे क्या क्या है, यहाँ प्लेटेड है, सरफेस है, ट्रैक है और यहाँ सेक्टर है। तो अब जो भी हमारा डाटा स्टोर होगा वो इन सेक्टर्स में होता है। सेक्टर्स देखिए, सेक्टर्स में डाटा स्टोर होगा, वे होंगी ट्रैक के ऊपर, ट्रैक होगा सरफेस पर, अपर ट्रैप और लोअर ट्रैप, वो सॉरी अपर सरफेस और लोअर सरफेस। फिर है हमारा प्लेटेड। स्टोरेज मैनेजमेंट इज डिफाइंड as it refers to the management of the data storage equipment that are used to store the user computer generated data. स्टोरेज मैनेजमेंट क्या करता है, ये यूज करते हैं हम किस लिए, डाटा को, जो हमारे पास स्टोर डाटा है उसे मैनेज करने के लिए, और मैनेजिंग द स्टोर्ड डाटा। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज ऑफ स्टोरेज मैनेजमेंट, इट बिकम वेरी सिंपल टू मैनेज आवर स्टोरेज कैपेसिटी, इट जनरली रिड्यूस द टाइम कंजप्शन, इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। फर्स्ट वन है सिंपल है, क्या हो जाता है, वेरी सिंपल टू मैनेज द स्टोरेज कैपेसिटी। जितने भी हमारे पास सपोज करिए हमारे पास 2 TB की स्टोरेज कैपेसिटी है, तो हम अगर स्टोरेज मैनेजमेंट का यूज़ करेंगे तो इसे ये फुल एफिशिएंसी पे यूज़ कर पाएंगे। अब हमारा इट जनरल रिड्यूस द टाइम कंजप्शन, कि हमारे टाइम कंजप्शन को रिड्यूस करता है। थर्ड वन है इट इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा, बिकॉज हम अपने जो स्टोरेज मैनेजमेंट होगा उसे एफिशिएंट वे में यूज कर पा रहे हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, memory is important for the computer that is used to store the data. Its management is critical to the computer system because the amount of main memory available in computer is very limited. ये देखिए इसने कहा है वेरी लिमिटेड। जैसे अभी बात की थी हमने कि हमारी जो रैम है सपोज करिए हमारे पास 8 GB की है। अब जो भी हमें वर्क करना है वो इस 8 GB में ही करना है, क्योंकि सारे प्रोसेस कहाँ आएंगे, फर्स्ट आएंगे हमारी रैम के अंदर, और रैम का साइज इंक्रीज है, वो सॉरी लिमिटेड साइज लिमिटेड है। तो हम ऐसा नहीं हो सकता कि सारे प्रोसेस एक साथ भेज दें। अगर सारे प्रोसेस एक साथ आ गए तो हमारी रैम उसे हैंडल नहीं कर पाएगी और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, हो सकता है डेडलॉक अगर हो जाए। एट एनी टाइम मैनी प्रोसेसेस आर कंपीटिंग फॉर इट, क्योंकि सारे प्रोसेस क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस उस रैम के अंदर आने की ट्राई करते हैं, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है अगर सारे प्रोसेसेस रैम में आ गए तो। मोरओवर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस सेवरल प्रोसेसेस आर एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली
For this we must keep several processes in the main memory, so it is even more important to manage them effectively. अब हमारा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की क्या जरूरत होती है, जिससे हमारे जो हम हैं या हमारे अलावा कोई हमारे जैसे अनऑथराइज्ड यूजर है, अनऑथराइज्ड यूजर है, वो हमारे सिस्टम को एक्सेस ना कर ले या हमारे डाटा को एक्सेस ना कर ले। उसके लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट आती है सिक्योरिटी की, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी अनऑथराइज यूजर है या कोई पर्सन है वो हमारा डाटा एक्सेस ना कर ले। सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रोवाइडिंग सेफ्टी फॉर कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज लाइक सॉफ्टवेयर, सीपीयू, memory, disk, etc. It can protect against all the threats including viruses and unauthorized access. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या प्रोवाइड करता है कि ऑल द थ्रेट्स इंक्लूडिंग वायरसेस, चाहे वो कोई सा वायरस हो या अनऑथराइज एक्सेस हो। इट कैन एनफोर्स बाय एश्योरिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंटीग्रिटी, confidentiality and availability. If an illegal user runs a computer application, the computer or data stored may be seriously damaged. अगर कोई भी अनऑथराइज एक्सेस है या अनऑथराइज पर्सन है वो आपका डाटा क्या कर पाएगा, एक्सेस कर पाएगा, तो वो कुछ ना कुछ उसे हार्म जरूर करेगा, चाहे वो उसे चेंज कर दे डाटा को या उसे कंप्लीटली डिलीट कर दे, वो कंप्लीटली डिलीट कर दे। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है बैच, फिर है मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्ट एंड हार्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, और नेक्स्ट लास्ट हमारा नेटवर्क। फर्स्ट वन हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। Batch processing generally requires the program data and appropriate system commands to be submitted together in the turn of a job. Batch operating system usually allow little or no interaction between user and executing program. Thus, system put all the jobs in a queue on the basis of first come first serve and then executes the job one by one. The user collects their respective output when all the jobs get executed. अब हमारे पास क्या था कि पहले जो थे वो हर घर में, जैसा अब नॉर्मली हर घर में क्या होता है कि सिस्टम्स होते हैं, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले यूज़र था, यूज़र तो अब भी हैं, पहले भी थे, बट जो हमारे पास सिस्टम थे कंपनीज में होते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में वहाँ होते थे। जो भी हमारा यूज़र होता था वो अपनी जॉब को पंच कार्ड पे ऑफलाइन लोड करता था और कहाँ जाता था, उन कंपनीज में जाता था और वहाँ जाके अपनी जॉब सबमिट करता था कि मुझे ये जॉब करानी है। तो वहाँ जो भी ये जॉब हो गई हमारी जॉब कार्ड है, तो अब ये जो जॉब है जिस पर हमारा सारा ऑफलाइन डाटा लोड है वो जाके उन्हें देता था। फिर वो सेम जॉब का एक क्या करते थे, बैच बनाते थे। जैसे ये जॉब, ये 3 जॉब एक हो गई, इसी टाइप से ये बैच 1 है, इसी टाइप से 3 जॉब का उन्होंने एक बैच और बनाया, बैच 2। फिर सिमिलर वे में एक बैच और बनाया 2, 3, बैच 3, और ये तीनों जॉब्स 1 बाय 1 करके ये सॉरी बैचेज, ये बैच 1, बैच 2, बैच 3 ये क्या किया उन्होंने सिस्टम में लोड कर दिया। अब सिस्टम अपना वर्क करेगा और जितना भी उसे टाइम लगेगा उसके बाद वो आउटपुट जनरेट करेगा। इसमें जो हमारा यूज़र था उसका कोई रोल नहीं था, जो वो उसका काम था सिर्फ कंपनी में जाके वो जॉब कार्ड को, वो सॉरी बैच कार्ड को क्या करना था, उसे हैंड ओवर करके आना था। और जो भी वर्क था वो आगे मशीन का था, या वो मशीन में लोड कर देते थे बैच बना के, सिमिलर जॉब्स को बैच बना के लोड कर देते थे। और उसके बाद वहाँ क्या होता था कि वो अपना मशीन जो भी प्रोसेस करती थी उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाता था, और वो रिजल्ट भी आपको खुद जाके लेकर आना पड़ता था, वो आपके घर तक नहीं पहुंचता था। तो ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि जैसे सपोज करिए इनमें से किसी जॉब ने कहा, इस बैच ने कहा कि मुझे करना है इनपुट आउटपुट का प्रोसेस, तो जैसे इनपुट आउटपुट की बात हुई तो वो सिस्टम इतना क्या हो जाता था, आइडल हो जाता था, वहाँ आइडलनेस थी।
तो इसकी वजह से वो सिस्टम जब तक वो प्रोसेस वर्क कंप्लीट नहीं होता इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट, तो वो खाली बैठा रहता था। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी। अब है memory management in batch system is also very simple. Memory is usually divided into two areas, one for the permanently occupied by the resident portion of the operating system. ये फर्स्ट में तो क्या होता था कि ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता था, एंड द अदर इज यूज टू लोड ट्रांजिट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन, के जो बैचेस को लोड किया जाता था सेकंड उसके लिए था, सेकंड पार्ट सेकंड पोर्शन उसके लिए था। व्हेन अ ट्रांजिट प्रोग्राम टर्मिनेट्स अ न्यू प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द सेम एरिया ऑफ मेमोरी। जैसे अभी हमने बात की थी बैच 1 की, बैच 2 की और बैच 3 की। सपोज करिए बैच 1 कंप्लीट हो गया, वो फिर बैच 2 लोड करेगा, बैच 2 लोड करते ही जैसे उसका वर्क कंप्लीट होगा वो बैच 3 लोड करेगा। इस टाइप से 1 बाय 1 हमारे बैचेस लोड होते थे। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Multiprogramming is an extension to batch processing where the CPU is always kept busy. Each process needs two types of system time, CPU time and input output time. अब इसमें कहा है कि CPU को बिजी रखा जाता था, तो इसमें बैच प्रोसेस से क्या किया गया था कि CPU की जो आइडलनेस थी ना उसे कम करने की कोशिश की गई थी, जिससे CPU हमेशा बिजी रहे और उसके जो रिसोर्सेस थे उन्हें उनके फुल्ली एक्सटेंशन पर क्या किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके, उन्हें फुल्ली एक्सटेंड करके। कैसे कि जब भी सिस्टम के पास एक प्रोसेस ने कहा मुझे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट करनी है, उसने कर दी, तो उसके पास सेकंड प्रोसेस होना चाहिए जिससे वो सीपीयू हमारा खाली ना बैठे और उसकी जो भी रिसोर्सेज थे वो वेस्ट ना हो। इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट व्हेन अ प्रोसेस डज इज इनपुट आउटपुट द सीपीयू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस। कि अगर एक प्रोसेस ने वन प्रोसेस ने क्या किया है, इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की है, तो सीपीयू के पास तुरंत सेकंड क्या आ जाना चाहिए, प्रोसेस आ जाना चाहिए, जिससे वो आइडल ना हो और अपना वर्क एफिशिएंटली करता रहे। देयरफॉर मल्टी प्रोग्रामिंग इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि नॉन प्रिमिटिव था। कैसे कि अगर उसने एक प्रोसेस स्टार्ट किया तो वो उसे कंप्लीट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अब सपोज करिए क्लास में स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स के पास ही क्वेश्चन कितने हैं, वो भी 5 ही हैं। अब वो मेरे पास आए कि सर हमें यहाँ आप 5 क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन कैसे हैं, स्टूडेंट किससे 1 2 3 4 5, सबके पास कितने हैं 5 ही क्वेश्चन है। मैंने रोल नंबर 1 से कहा, मैंने भाई आजा मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। जैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी स्टार्ट की, तो जब तक मैं उसके पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व ना कर दूं, मैं रोल नंबर 2 पर शिफ्ट नहीं हो सकता। जब तक इसके पांचों के पांचों एग्जीक्यूट ना हो जाए क्वेश्चन या सॉल्व ना हो जाए, तब तक मैं रोल नंबर 2 के पास नहीं जा सकता। हाँ, अगर बात यह है कि रोल नंबर 1 ने कहा कि सर आई नीड टू गो फॉर वाटर या मे आई गो टू टॉयलेट, इस टाइप से उसने कोई भी इंटरप्ट कर दिया, तो मैं दूसरे पर शिफ्ट हो जाऊंगा कि ठीक है जाओ, और मैं रोल नंबर 2 को सॉल्व करूंगा। फिर रोल नंबर 2 के क्या करेंगे, जब तक पांचों क्वेश्चन में सॉल्व ना कर दूं, मैं रोल नंबर 3 पर शिफ्ट नहीं होऊंगा, 4 पर, जब तक ये कोई भी रिक्वेस्ट ना करें मुझसे कि हमें यहाँ जाना है या हमें ये काम करना है, तब तक मैंने इनके पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। जैसे सपोज करिए इसने 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसने कह दिया सर आई नीड टू गो फॉर वाटर, तो क्या हुआ कि इसका एक रिमेन है, लेकिन रिक्वेस्ट इसकी साइड से आई है, इसलिए मैं दूसरे पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अगर इसने कुछ नहीं, रोल नंबर 2 ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, तो मैं इसके पांचों के पांचों ही क्या करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद थर्ड के पास शिफ्ट होऊंगा या मूव होऊंगा। एडवांटेज थी थ्रूपुट द सिस्टम इज इंक्रीज एज द सीपीयू ऑलवेज हैड वन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट। थ्रूपुट इसकी इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि इसके पास हमेशा एक प्रोग्राम होता था एग्जीक्यूट करने के लिए। रेस्पॉन्स टाइम कैन ऑल्सो बी रिड्यूस, रेस्पॉन्स टाइम भी इसका रिड्यूस हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच वेरियस सिस्टम्स रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, बट दे डू नॉट प्रोवाइड एनी यूजर इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर सिस्टम।
बट इसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी कि ये यूजर इंटरेक्शन प्रोवाइड नहीं करता था विद द यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम। अब हमारे पास आया मल्टीटास्किंग। द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज a logical extension of a multi-programming system that enables multi-programs simultaneously. It allow a user to perform more than one computer task at the same time. अब सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 5 है। क्वेश्चन भी 5 ही हैं। 1 2 3 4 5। अब इसके पास भी 5 क्वेश्चन, इसके पास भी 5 क्वेश्चन, इसके पास भी 5 क्वेश्चन, ये भी 5 और ये भी 5। अब क्वेश्चन सबके पास 5-5 हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मल्टीटास्किंग की। तो अब सपोज करिए कि मैं एक के सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगा। जैसे रोल नंबर 1 है, इसके भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, रोल नंबर 2 के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके भी 2 सॉल्व किए, इसके भी 2 सॉल्व किए एंड लास्ट वाले के भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे क्या होगा कि इन 5 को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इन्हें ये नहीं लगेगा कि सर सिर्फ एक पर ध्यान दे रहे हैं, 2 हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि इन्हें फील आएगी कि सर हमें भी उतना ही इंपॉर्टेंट समझते हैं जितना कि ये है। तो जैसे 2-2 इनके सॉल्व होंगे, इनके रिमेनिंग कितने रह गए? 3-3। फिर उसी टाइप से दोबारा 2-2 की फॉर्म में करके इनके क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। इससे जो हमारा लास्ट वाला प्रोसेस है, ये लास्ट वाला स्टूडेंट है, ये बोर नहीं होगा, या प्रोसेस होगा तो ये स्टार्व नहीं होगा। इसे स्टार्वेशन की कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये सारे स्टूडेंट्स अपने आप को क्या समझेंगे कि हम सर के लिए इंपॉर्टेंट इक्वल हैं, क्योंकि सर हमें इक्वल ही टाइम दे रहे हैं कि हमारे सबके ही 2-2 सॉल्व किए, फिर अगेन 2-2 एंड 2-2, लास्ट में 1-1-1-1। सबके 5 के 5 सॉल्व हो गए। बट स्टार्ट कैसे किया था हमने? 2-2 के पहले 2 क्वेश्चन इसके, फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, फिर दोबारा से वापस 1 पर आए 5 के बाद, फिर 2 फिर 2 फिर 2, फिर 5 के बाद फिर 1 पर, और इनके सारे क्वेश्चन क्या हुए? सॉल्व हो गए 5 के 5। ये थी हमारी मल्टीटास्किंग। एडवांटेज देख लेते हैं इसकी। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर सुटेड टू सपोर्टिंग मल्टीपल यूजर साइमल्टेनियसली। कैसा है? मल्टीपल यूजर को हम सपोर्ट कर पाते थे। जैसे अभी हमने देखा कि 1 to 5 की बात थी कि सबको तो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कैसे चाहे वो हमने 2-2 करके किए, बट सबके क्वेश्चन इक्वल टाइम पे सॉल्व हो गए। सॉरी, इक्वल टाइम पे कह रहा हूँ कि सबके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव वेल डिफाइंड मेमोरी मैनेजमेंट। द मेमोरी मैनेजमेंट कैसा था? वेल डिफाइंड था। डिसएडवांटेज क्या हुई इसकी? अब ये देख लेते हैं। द मल्टीपल प्रोसेसर्स आर बिजियर एट द सेम टाइम टू कंप्लीट एनी टास्क इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट, so the CPU generates more heat। CPU क्या करेगी इसकी? CPU जनरेट करेगी more heat, बिकॉज ये बिजी है। तो बिजी है इसका मतलब कि उस पर लोड ज़्यादा आ रहा है मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट के। अब हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ नंबर्स ऑफ इवेंट्स दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड एंड प्रोसेस्ड इन अ शॉर्ट टाइम। कैसे है कि नंबर ऑफ इवेंट्स हैं डेट मस्ट बी एक्सेप्टेड, कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स हैं वो एक्सेप्ट होने चाहिए और प्रोसेस होने चाहिए बहुत ही शॉर्ट टाइम में विद इन अ सर्टेन डेडलाइन। सच एप्लीकेशन इंक्लूड रॉकेट लॉन्चिंग, टेलीफोन स्विचिंग इक्विपमेंट्स, क्योंकि ये क्रिटिकल वर्क है। जैसे हमारा क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग है और टेलीफोन स्विचिंग एनवायरनमेंट है, सॉरी इक्विपमेंट है। ये क्या कैसे हैं? ये बहुत ही क्रूशल हैं और इम्पॉर्टेंट हैं कि यहाँ जरा सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ सकती है, या डिले, जो भी हमारा जरा सा भी डिले है बहुत ही हमारे लिए क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है, और वॉर लाइक सिचुएशन में तो फाइटल भी हो सकता है। अब है इट कैन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम इज व्हेन अ सिस्टम कंटिन्यूज टू फंक्शन इवन if it's unable to execute within an allotted time. If the system has missed its deadline, it will not result in critical consequences. जैसे अब सपोज करिए यूट्यूब सब यूज़ करते हैं। यूट्यूब छोड़िए, आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। आप सपोज करिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ही वीडियो देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि वॉइस में हल्का सा लैग हो गया, कि 1 सेकेंड का लैग है वॉइस में, कि मैं पहले बोल रहा हूँ, वॉइस आपके पास बाद में जा रही है, 1 सेकेंड की डिले है वॉइस के अंदर। तो कुछ ऐसी बात तो है नहीं कि कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी इसमें, ऐसा कुछ नहीं होने का कि
कोई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी, 1 सेकंड बाद सुन लेंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट हमारा नेक्स्ट वन है हार्ड रियल टाइम। A hard real-time system has absolute deadline, and if those allotted time spans are missed, a system failure will occur. जैसे अब हमारे पास है हार्ड, अभी सिचुएशन अराइज हुई थी ब्लू स्क्रीन की, जिसमें विंडोज में ब्लू स्क्रीन आ गई थी और ग्लोबल इशू था ये ब्लू स्क्रीन। अब सपोज करिए कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती, किसी कंट्री से वॉर चल रही होती या कुछ ऐसा होता, और वहाँ क्या होता कि एक साइड से तो हमारे फाइटर प्लेन आ रहे हैं और उनका बीच में ही क्या हुआ कि ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आ गई, ये सिस्टम विंडो अपडेट हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा लाइफ को भी और अदर चीज़ों को भी। इसलिए ये एग्जाम्पल है हार्ड रियल टाइम सिस्टम का। या जैसे मिसाइल लॉन्चिंग हमारी, उसमें कोई भी गलती नहीं की जा सकती क्योंकि वो बहुत ही फैटल होगी, वो मिस्टेक बहुत ही ज़्यादा फैटल होगी, उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होंगे। ये थी हमारी हार्ड रियल टाइम, जिसमें हमारी लाइफ एंड डेथ का भी का क्वेश्चन भी आ सकता है। वो किस पर डिपेंड होगी, हार्ड रियल टाइम पर। जैसे हमारा फाइटर जेट है, वो लड़ने के लिए जा रहा है और वहाँ प्रॉब्लम आ गई ब्लू स्क्रीन की, क्योंकि वो ग्लोबल इशू है। तो ऐसे में क्या होगा कि वहाँ लाइफ एंड डेथ की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लाइफ और डेथ की सिचुएशन अराइज होगी। फिर एडवांटेजेस हैं, इजी टू ले आउट, डेवलप एंड एग्जीक्यूट रियल टाइम एप्लीकेशन अंडर द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ डिवाइसेस एंड सिस्टम्स। डिसएडवांटेजेस की, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी कॉस्टली टू डेवलप। कैसी हैं, कॉस्टली टू डेवलप हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कैन कंज्यूम क्रिटिकल सीपीयू साइकिल्स। कॉम्प्लेक्स भी हैं and can consume critical CPU cycles भी। अब है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट इंस्टॉल ऑन अ सिंगल मशीन। कैसे होता है कि सिंगल मशीन पर इंस्टॉल नहीं होता, इसका मतलब ये अलग अलग डिवाइसेस पर इंस्टॉल होता है। इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर लोडेड ऑन डिफरेंट मशीन्स। अ पार्ट ऑफ distributed operating system is installed on each machine to make their communication possible. Distributed operating systems are much more complex, large and sophisticated than network operating system because they also have to take care of varying networking protocols. कि हमारे जो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग सिस्टम में, अलग अलग लोकेशन पर हमारे सिस्टम्स होते हैं और ये सब एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिससे सपोज करिए हमारा ये जो एक सिस्टम है ये फेल हो गया, तो इसका सारा डाटा कहाँ होगा, दूसरे पर हो गया, दूसरे से तीसरे पर होगा, फोर्थ पर होगा, फिफ्थ पर होगा। इस टाइप से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि एक के फेल होने से दूसरे पर कोई असर नहीं होगा। हम इसका लोड इसे दे देंगे या इसे दे देंगे, इन सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे। ये हमारा है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एडवांटेजेस की, distributed operating system provides sharing of resources. This type of system is fault tolerant. Disadvantage है, protocol overhead can dominate computation cost. एक जैसे हम सर्वर यूज करते हैं, जैसे आपका क्या है, इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टाग्राम है हमारी, इंस्टाग्राम पर जो भी हमारा डाटा होता है वो कहाँ सेव होता है, सर्वर्स पर सेव होता है। और सर्वर्स कहाँ होते हैं, उनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन होती है वो सबकी अलग अलग होती है। जियोग्राफिकल लोकेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। सपोज करिए कि हमारा जो भी डाटा है वो एक पर सेव है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उसकी जो अलग अलग जो उसने अपने सर्वर को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है अलग अलग लोकेशंस पर, वो डाटा दूसरे के पास भी होगा, वो डाटा तीसरे के पास भी होगा। जिससे अगर एक हमारा सर्वर खराब हो गया तो दूसरे के पास वो डाटा सेव है, वो वहां से उसे फैच कर लेगा। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की। फर्स्ट बात हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। इट इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर बट इट लैक्स डेफिनेशन एंड इज ओनली एप्रोप्रिएट फॉर यूजर्स विद टिनी एंड रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम। सिंपल किस किस के लिए यूज किया जा सकता है हमें, टिनी एंड रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम, सिंस द इंटरफेस एंड degree of functionality
in this structure are clearly defined. Programs are able to access input output routines which may result in unauthorized access to input output procedures. आइए से समझते हैं इसके फिगर के थ्रू। अब ये देखिए यहाँ हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, MS DOS डिवाइस ड्राइवर्स हैं और रोम बायोस डिवाइस ड्राइवर है। ये हमारे पास इसकी 4 में डिवाइडेड है। ये क्या कर रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेस से एक्सेस कर रहा है रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम्स, नीचे वाले को एक्सेस कर रहे हैं MS DOS डिवाइस को, फिर नीचे वाला क्या है, ये बायोस डिवाइस ड्राइवर को भी एक्सेस कर रहा है। बट आप इस साइड देखें, सॉरी मैं साइड हो जाता हूँ। अब आप ये देखिए, ये जो रेजिडेंट सिस्टम प्रोग्राम है ये डायरेक्ट किसी भी एक्सेस कर रहा है, ये एक्सेस कर रहा है हमारी बॉटम लेयर को। इसी टाइप से हमारी फर्स्ट लेयर भी बॉटम लेयर को क्या डायरेक्टली एक्सेस कर पा रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम होगा कि अगर कि हम कुछ भी इन चारों लेयर्स में से कहीं भी कुछ भी ऐड कर दें तो वो चारों लेयर ही एक्सेस कर पाएंगी। ये दिख तो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये वेल एंड डिज़ाइन है, बट है नहीं, क्योंकि ये चारों लेयर्स ही एक दूसरे को एक्सेस कर पा रही हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि अगर एक में प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम और तक भी पहुंच जाएगी लेयर्स में और उसका वर्क नहीं हो पाएगा, प्रॉपर वर्क नहीं हो पाएगा, कुछ भी क्रिटिकल प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। जैसे ये एग्जाम्पल है MS DOS। अब देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर। बिकॉज देर आर ओनली अ फ्यू इंटरफेस एंड लेवल्स इट बिकम्स टू सिंपल डेवलप। डेवलप करना क्या है, बहुत ही ईजी है, बिकॉज इसमें 4 लेयर ही है। बिकॉज देर आर फ्यूअर लेयर्स बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एप्लीकेशन इट ऑफर सुपीरियर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, सुपीरियर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है। बट डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम ब्रेक्स इफ जस्ट वन यूजर प्रोग्राम माल फंक्शन। कोई भी एक प्रोसेस में या एक प्रोग्राम में कोई भी प्रॉब्लम आई तो पूरे के पूरे सिस्टम पर उसका असर होगा। बिकॉज ये सब एक दूसरे को क्या कर पा रही हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर पा रही हैं। जैसे हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये हमारे डायरेक्ट से हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, ये देखिए। इसी टाइप से हमारा सिस्टम प्रोग्राम्स हैं, वे भी एक्सेस कर पा रहे हैं। और MS DOS भी हमारा क्या कर पा रहा है, इसे एक्सेस कर पा रहा है। Since the layers are interconnected and in communication with one another, there is no abstraction और data hiding। ये कोई भी वहाँ एब्स्ट्रैक्शन नहीं है और डाटा हाइडिंग नहीं है, एक टाइप से वहाँ कोई भी प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि चारों लेयर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और वो एक दूसरे को एक्सेस कर पा रही हैं। जैसे हमारी प्रोग्राम जो हमारा एप्लीकेशन था वो डायरेक्ट किसे एक्सेस कर पा रहा था, हार्डवेयर को। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर एक प्रोग्राम ने भी कोई माल फंक्शन किया तो वो पूरे सिस्टम पर अफेक्ट करेगा, उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। द मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशन इंक्लूडिंग फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑपरेशंस। द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर कंप्यूटर इज कॉल्ड द कर्नल। जो हमारा कोर कंपोनेंट है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो क्या है, उसे कहते हैं कर्नल। द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द हार्डवेयर यूज इट एज देयर मेन इंटरफेस। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट into a single piece of hardware such as a keyboard or a mouse, the kernel can directly access all of its resources। ये देखिए, अब कैसे बात करते हैं, ये हमारे क्या है, एप्लीकेशंस है। फिर जो हमारी सेकंड लेयर आई उसमें क्या है, फाइल सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क सब सिस्टम ड्राइवर्स। ये हमारे क्या है, ये हमारा कर्नल पार्ट हो गया, मोनोलिथिक कर्नल पार्ट हो गया। फिर हमारा हो गया हार्डवेयर, ये हार्डवेयर हो गया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आई कि ये जो हमारी मिडल वाली लेयर है, ये जो हमारी कर्नल वाला पार्ट है, इसे इतना हैवी कर दिया कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगा। क्योंकि सब कुछ इसी है, देखिए फाइल सिस्टम इसमें है, मेमोरी मैनेजमेंट इसके पास है, प्रोसेस मैनेजमेंट इसके पास है, ड्राइवर इसके पास है, नेटवर्क सब सिस्टम इसके पास है। तो इस बीच वाली लेयर को इतना हैवी कर दिया कि वो तो कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट हो सकती है। जैसे किसी फंक्शन ने किसी भी चीज़ ने माल फंक्शन करना स्टार्ट किया तो किस पर लोड आएगा, सारा पर, और सिस्टम फेल हो जाएगा।
तो ये कलर बार बार चेंज करने पड़ते हैं जिससे आप लोगों को ईजिली दिखे क्लियर। Because layering is unnecessary and the kernel alone is responsible for managing all operation it is easy to design and execute। जैसे कहा है layering unnecessary, जैसे हमने पहले में देख लिया सिंपल स्ट्रक्चर में, इसलिए जैसे कहा कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द ऑपरेशन। कर्नल को क्या है, कर्नल ही मैनेज करता है सारे ऑपरेशंस को। इट इज इजी टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट। तो इससे क्या हुआ कि सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक टाइप से कर्नल के पास ही पहुंच गई, चाहे वो फाइल मैनेजमेंट हो, रिसोर्स मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास पहुंच गई, कर्नल के पास। ड्यू टू फैक्ट दैट फंक्शंस लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग are implemented in the same address area, the monolithic kernel runs rather quickly when compared to other systems। अब सारी क्या कहाँ पहुंच गए, कर्नल के पास पहुंच गए। तो इसका क्या हुआ, ये क्विकली रिएक्ट कर पाता था टू अदर इसके अदर सिस्टम्स के, यूटिलाइजिंग द सेम एड्रेस, स्पीड अप एंड रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एड्रेस एलोकेशन फॉर न्यू प्रोसेसेस। जो भी हमारा क्या होता था, डाटा एड्रेस अलोकेशन होता था वो फास्ट होता था। क्यों, क्योंकि सब कुछ एक ही जगह पे था। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। द मोनोलिथिक कर्नल सर्विस आर इंटरकनेक्टेड इन एड्रेस स्पेस एंड हैव एन इम्पैक्ट ऑन वन अनदर। कि क्या है, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे और एक का इफेक्ट दूसरे पर आता था। जैसे अभी बात की थी हमने, क्योंकि सब कुछ एक ही कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, तो वहाँ कोई भी माल फंक्शन हुआ वो कर्नल पर अफेक्ट करेगा, और जब कर्नल पर अफेक्ट होगा तो वो पूरे सिस्टम पर अफेक्ट करेगा। So if any of them malfunctions, the entire system does as well। कि कोई भी कर्नल में कोई भी प्रॉब्लम आई तो पूरा का पूरा सिस्टम ही प्रॉब्लम में आ जाएगा। It is not adaptable, therefore the launching a new service is difficult। कि वो नई चीज़ों को अडेप्ट करने में थोड़ा सा क्या करता था, प्रॉब्लम क्रिएट करता था, या कई बार नहीं करता था। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई कि जो नई सर्विस थी उसमें लॉन्च करने में से प्रॉब्लम आई। इसका एग्जाम्पल है यूनिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर। द OS separated into operating system separated into layers or levels in this kind of arrangements। Layers 0 the lowest layer contain the hardware and the layer 1 the highest layer contains the user interface, layer n। These layers are organized with the top level layers making use of the capabilities of the lower level ones। The functionality of each layer are separated in this method and the abstraction is also an option। Because layered structure are hierarchical, debugging is simpler and therefore all the lower level layers are debugged before the upper layer is examined। As a result, the present layer alone has to be reviewed since all the lower layers have already been examined। इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहले ये तो हमने कहानी पढ़ ली जो भी हमें पढ़नी थी। ये कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब ये देखिए, जो हमारा लेयर 0 है हार्डवेयर, ये होगी हमारी हार्डवेयर के ऊपर। जो हमारी लेयर n होगी वो क्या होगी, वो होगी यूज़र इंटरफेस। अब इसमें क्या है कि जैसे ये है, इसके बाद लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जितनी भी लेयर होंगी, सपोज करिए इसमें 5 है, n की वैल्यू क्या है 5 है, तो इसका मतलब हमारे पास लेयर है 5, 0 1 2 3 4 5। और ये एक दूसरे से क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी। सबसे पहले लेयर 0 वो हमारी हार्डवेयर, उसके बाद लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 और लास्ट वाली होगी हमारी यूज़र इंटरफेस। तो इसमें कि बेनिफिट क्या हुआ कि सपोज करिए लेयर 4 में कोई प्रॉब्लम आई, लेयर 4 में कोई प्रॉब्लम आई, कोई भी फंक्शनलिटी सही से वर्क नहीं, तो इसमें क्या होगा कि हम समझ जाएंगे लेयर 3 तक तो सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, कि 0 1 2 3 इस टाइप से ये सब एक दूसरे से प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ आई, लेयर 4 में, क्योंकि हम चेक करेंगे कि किस लेयर में प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे 0 भी ठीक वर्क करेगी, 1 भी ठीक वर्क करे, 2 भी ठीक वर्क करे, 3 भी वर्क कर रही है, बट 4 में क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो हम समझ जाएंगे कि 4 में, क्योंकि 3 तक तो सब कुछ ठीक वर्क कर रहा है। ये था हमारा लेयर स्ट्रक्चर। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हम इसे बनाते थे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था इसे बनाना, क्योंकि लेयर के ऊपर एक के बाद एक रखनी थी, तो ऐसा रखनी थी कि वो दूसरे पर अफेक्ट ना करे, कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।
एडवांटेज ऑफ लेयर्ड स्ट्रक्चर, वर्क ड्यूटीज आर सेपरेटेड सिंस ईच लेयर हैज इट्स ओन फंक्शनैलिटी। हर किसी के पास अपनी एक फंक्शनैलिटी थी एंड देयर इज सम अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रक्शन। डीबगिंग इज सिंपलर। डीबगिंग सिंपल क्यों थी? क्योंकि सिर्फ हमें ये चेक करना था कि कौन सी लेयर वर्क नहीं कर रही है। जैसे लेयर 1 वर्क कर रही है, 2, 3, यानी सपोज करिए 4 की बात की थी हमने कि 4 वर्क नहीं कर रही, इसका मतलब बाकी 3 तो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। मेन प्रॉब्लम कहाँ है? बस 4 में ही है। तो हमें बाकी सारी लेयर्स को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी, बिकॉज द लोअर लेयर आर एग्जामिन्ड फर्स्ट फॉलोड बाय द टॉप लेयर्स। डिसएडवांटेज क्या थी? परफॉर्मेंस इज कॉम्प्रोमाइज इन लेयर स्ट्रक्चर ड्यू टू लेयरिंग। लेयरिंग की वजह से परफॉर्मेंस ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, इतना इफेक्टिवली या एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पाती थी। इसकी रिसोर्सेज का परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड हो रही थी ड्यू टू लेयरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ लेयर्स रिक्वायर केयरफुल डिजाइन बिकॉज अपर लेयर ओनली मेक यूज ऑफ लोअर लेयर कैपेबिलिटीज। डिजाइनिंग इसकी क्या करनी पड़ती थी? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, बिकॉज ये जो हमारा सपोज करिए यहाँ 5 है, तो ये जो 5 है, ये जो एक्सेस कर पाएगा, फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाएगा, वो सिर्फ 4 की है। 4 के बाद ये ऐसा नहीं कि 5 डायरेक्ट 3 पर एक्सेस कर पाएगा, वो यूज़ करेगा 4 की, 4 यूज़ करेगा 3 की, 3 यूज़ करेगा 2 की, फिर होगी 1, फिर होगी 0। तो इसलिए जो भी इसकी डिजाइनिंग थी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि डायरेक्ट एक दूसरे से आप सिर्फ जो अपर लेयर थी वो अपनी लोअर लेयर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकती थी, ना कि डायरेक्ट 5th 3rd से। इस टाइप से इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं था किसका? 5th एंड 4th का। अगर 5 को 3rd एक्सेस करना है तो उसे 4 के थ्रू ही करनी पड़ेगी। अब हमारा माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर। A microkernel is an operating system structure that aim to keep the kernel as small and lightweight as possible. It provides only essential service such as process scheduling and inter-process communication (IPC). अब माइक्रोकर्नल में क्या किया? माइक्रोकर्नल को स्मॉल कर दिया एंड लाइट वेट जितना ज़्यादा हो सके। इसने कर्नल को क्या किया? सिर्फ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड की, जैसे प्रोसेस शेड्यूलिंग और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। Each microkernel is created separately and is kept apart from the others. As a result, the system is now more trustworthy and secure. If one microkernel malfunctions, the remaining operating system is unaffected and continue to function normally. क्या किया इसमें कि इसे माइक्रोकर्नल में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे माइक्रोकर्नल्स में सेपरेट कर दिया है इसे, कि अगर एक ने माइक्रोकर्नल ने प्रॉब्लम क्रिएट किया या वो किसी वजह से वर्क नहीं कर पाया, तो उसका असर था वो दूसरों पर नहीं जाता था। दूसरे अपनी प्रॉपर क्या करते रहते थे? फंक्शनिंग प्रॉपर्ली करते रहते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये अब हमारा इसका डायग्राम है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल एप्लीकेशन, फिर कर्नल, फिर सीपीयू, मेमोरी एंड डिवाइस। एप्लीकेशन डायरेक्ट कांटेक्ट किससे करेगा? कर्नल से। कर्नल किससे कांटेक्ट करेगा? सीपीयू से। और यहाँ डाटा एक्सचेंज होगा जो भी इन्हें करना है। एडवांटेज क्या थी? इट एनेबल्स पोर्टेबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स ड्यू टू आइसोलेशन ऑफ ईच माइक्रोकर्नल इट इज रिलायबल एंड सिक्योर। क्योंकि क्या किया था इसमें? हमने माइक्रोकर्नल को आइसोलेशन कर दिया था, कि एक दूसरे से अलग कर दिया था। स्मॉल जो हमारे कर्नल थे उन्हें बना के। द रिड्यूस साइज ऑफ माइक्रोकर्नल अलाउज फॉर यूजर successful testing the remaining operating system unaffected and keeps running properly even if a component or microkernels fails। इसमें क्या बात हुई कि अगर कोई भी एक भी माइक्रोकर्नल या कंपोनेंट क्या वर्किंग करने में असक्षम है, तो वो क्या करेगा? वो अदर प्रोसेस पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी सारा सिस्टम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे वर्क करता रहेगा। The performance of the system is decreased by increased inter-module communication। इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि जो हमारा परफॉर्मेंस थी सिस्टम की वो डिग्रेड होने लगी। क्यों? इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन की वजह से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड। और सिस्टम का कंस्ट्रक्शन कैसा हो गया? ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब हमारा मॉड्यूलर स्ट्रक्चर। द कर्नल हैज ओनली set of core components and other services are added as dynamically loadable modules to the kernel either during runtime or boot time।
अ मॉड्यूल कैन कम्युनिकेट अदर विद द हेल्प ऑफ अ कर्नल। आइए इसे भी डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं। अब जैसे हमारा कोर कर्नल है, ये हमारा कोर कर्नल हो गया। इसके बाद क्या हुए, ये सारी सर्विसेज हो गई, शेड्यूलिंग क्लासेज, डिवाइस ड्राइवर्स, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट्स, फाइल सिस्टम, लोडेबल सिस्टम, स्ट्रीम मॉड्यूल्स। अब सपोज करिए कि शेड्यूलिंग क्लासेस को लोडेबल सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो किसके थ्रू जाएगा, वो बात करेगा पहले कोर कर्नल से। कोर कर्नल क्या करेगा, वो से कम्युनिकेट करवाएगा लोडेबल सिस्टम से। ये सब किस पर डिपेंड हो गए, कोर कर्नल पर। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए अगर एक सर्विस को दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है तो वो कोर कर्नल के थ्रू ही जाएगी। अब हमारे पास है सिस्टम कॉल्स। A system call is a way for user program to interface with the operating system. The program requests several services and the operating system responds by invoking a series of system call to satisfy the request. अब प्रोग्राम क्या करेगा, प्रोग्राम ने सपोज करिए रिक्वेस्ट की रीड की, तो रीड की रिक्वेस्ट के लिए उसने कहा मुझे एक कोई भी फाइल रीड करनी है, तो उसने कौन सी सिस्टम कॉल को यूज किया, उसने कहा रीड सिस्टम कॉल को यूज किया। उसने कहा मुझे फाइल रीड करनी है, तो उसने रीड का यूज किया। एंड अ सिस्टम कॉल कैन बी रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी और पास्कल। सिस्टम कॉल आर प्री डिफाइंड फंक्शन। कैसे हैं ये, प्री डिफाइंड फंक्शन है that the operating system may directly invoke if a high level language is used. के बाद है हमारे पास द एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस connects the operating systems function to the user programs. It acts as a link between the operating system and a process. API क्या है, API as a link वर्क करते हैं किसके बीच में, between operating system and a process, allowing user level programs to request operating system services. The kernel system can only be accessed using system calls. System calls are required for any programs that use resources. How are system call made? कैसे made हुए देखते हैं। When a computer software needs to access the operating system kernel, it makes a system call. किस कोई भी हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसे क्या है, उसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नल है उसे एक्सेस करना है, तो क्या करेगा, वो एक सिस्टम कॉल को जनरेट करेगा, मेक करेगा। द सिस्टम कॉल यूजेस एन एपीआई टू एक्सपोज द ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज टू यूजर प्रोग्राम्स। इट इज द ओनली मेथड टू एक्सेस द कर्नल सिस्टम। ऑल प्रोग्राम्स और प्रोसेस दैट रिक्वायर रिसोर्सेज फॉर एग्जीक्यूशन मस्ट यूज सिस्टम कॉल्स एज serve as an interface between the operating system and users. नेक्स्ट हमारा why we need to system call in operating system के हमें सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है इन ऑपरेटिंग सिस्टम में। पहले हम देखते हैं it is must require when the file system want to create or delete a file। कि फर्स्ट है कि सपोज करिए हमें कोई फाइल क्रिएट या डिलीट करनी है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सिस्टम कॉल की नीड होगी। फर्स्ट वन है क्रिएट, सेकंड वन है हमारा डिलीट सिस्टम कॉल, फिर है नेटवर्क कनेक्शंस रिक्वायर द सिस्टम कॉल टू सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा पैकेट्स। नेटवर्क कनेक्शन जो होता है हमारा उसे भी सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा पैकेट्स। इफ यू वांट टू रीड और राइट अ फाइल, रीड और राइट फाइल करने के लिए क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट आती है हमें, उसके लिए रिक्वायरमेंट आती है सिस्टम कॉल की। रीड एंड राइट फाइल सिस्टम कॉल होती है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। यू नीड टू सिस्टम कॉल्स इफ यू वांट टू एक्सेस हार्डवेयर डिवाइसेस इंक्लूडिंग अ प्रिंटर स्कैनर, यू नीड अ सिस्टम कॉल। क्या सपोज करिए हमें कोई भी हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करना है, जैसे हमारा प्रिंटर हो गया या स्कैनर हो गया और कोई अदर हमारी हार्डवेयर डिवाइस हो गई, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, सिस्टम कॉल की रिक्वायरमेंट होगी। सिस्टम कॉल आर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज न्यू प्रोसेसेस। सिस्टम कॉल्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एंड मैनेज करते हैं न्यू प्रोसेसेस को भी। सपोज करिए हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है तो हम यूज करेंगे उसके लिए क्रिएट सिस्टम कॉल का। फिर कोई रीड करनी है तो रीड, के बाद राइट करना है तो राइट। इस टाइप से हमारे पास डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट सिस्टम कॉल होती हैं। अब टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स,
फर्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस एंड लास्ट वन है कम्युनिकेशन। आइए अभी ना थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि ये सब होते क्या हैं। प्रोसेस कंट्रोल इज सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू डायरेक्ट द प्रोसेसेस। सम प्रोसेसेस कंट्रोल एग्जांपल्स including the creating, load, abort and execute process, terminate the process। फर्स्ट वन हमारे पास फॉक, एग्जिट, वेट, इसके प्रोसेस कंट्रोल के सिस्टम कॉल के एग्जांपल्स हैं। ये कौन कौन से? फॉक, एग्जिट और वेट। इसके अलावा क्रिएट भी है, लोड है, अबॉर्ट है, एंड है, एग्जीक्यूट। ये सब क्या है? इसके एग्जांपल है प्रोसेस कंट्रोल के। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट is a system call that is used to handle the files. Some file management example including creating files, delete files, open, close, read, write, etc. सिस्टम कॉल का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कॉल क्यों यूज करती है? जिससे वे हैंडल कर सके फाइल्स को, कि चाहे वो फाइल ओपन कर रहे हो कि ओपन सिस्टम कॉल का यूज कर रही हो, क्लोज, डिलीट, इस टाइप से इस सिस्टम कॉल का यूज करती है। फिर हमारे पास है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट इज अ सिस्टम कॉल दैट यूज टू डील विद द डिवाइसेस। इस डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? सिस्टम कॉल किस लिए यूज किए जाते हैं? जिससे वे डिवाइसेस को डील कर सकें या डिवाइसेस को मैनेज कर सकें। सम एग्जांपल्स ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट इंक्लूड रीड डिवाइस, राइट, गेट डिवाइस, एट्रीब्यूट्स, रिलीज डिवाइसेस, एटसेट्रा। फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू मेंटेन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस का सिस्टम कॉल का क्यों यूज करते हैं? इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए करते हैं सिंपली। देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस इंक्लूडिंग गेटिंग सिस्टम डाटा, सेट टाइम और डेट, गेट टाइम और डेट, सेट सिस्टम डाटा, एटसेट्रा। कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल का देख लेते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल का क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेशन इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। सिंपली इस कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल का यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए। देयर आर सम एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग क्रिएट, डिलीट कम्युनिकेशन, कनेक्शन, सेंड, रिसीव मैसेजेस, एटसेट्रा। अब एग्जांपल देख लेते हैं सिस्टम कॉल का। फर्स्ट वन में हम बात करेंगे ओपन सिस्टम कॉल की। द ओपन सिस्टम कॉल अलाउज यूज टू एक्सेस अ फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम। इट allocates resources to the file and provide a handle that the processes may refer to. Many processes can open a file at once or by a single process only. It all based on the file system and structure. ओपन फाइल सिस्टम का सिंपली यूज करते हैं फाइल को, किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। अब हमारा है सेकंड वन है रीड। इट इज यूज टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम अ फाइल ऑन अ फाइल सिस्टम। इट एक्सेप्ट्स 3 आर्ग्यूमेंट्स इन जनरल। फर्स्ट वन है फाइल डिस्क्रिप्टर यानी एफडी के फाइल कहाँ है हमारी। फिर है बफर टू अ स्टोर रीड डाटा, बफर। थर्ड वन है द नंबर ऑफ बाइट टू रीड फ्रॉम द फाइल के नंबर ऑफ बाइट्स के कितने रीड करने हैं उसे। तो ये हुआ हमारा रीड का, ये है थी रीड सिस्टम कॉल। किसी भी फाइल को रीड करने के लिए किस सिस्टम कॉल का यूज करेंगे? रीड सिस्टम कॉल का। के बाद है हमारा वेट। इन सम सिस्टम्स अ प्रोसेस मे हैव टू वेट फॉर अनदर प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन बिफोर प्रोसीडिंग। व्हेन अ पेरेंट प्रोसेस मेक अ चाइल्ड प्रोसेस द पेरेंट प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज सस्पेंडेड। जब हमारा क्या होता है कि कोई भी पेरेंट प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है तो पेरेंट प्रोसेस का एग्जीक्यूशन वो सस्पेंड हो जाता है अंटिल द चाइल्ड प्रोसेस इज फिनिश। जब तक चाइल्ड प्रोसेस फिनिश नहीं होगा पेरेंट प्रोसेस हमारा क्या रहेगा? सस्पेंड रहेगा। The wait system call is used to suspend the parent process. wait system call को किस लिए यूज किया जा सकता है किया जाता है? जिससे वो पेरेंट प्रोसेस को सस्पेंड कर दे। कब तक? जब तक वो हमारा उसका चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना कर ले। Once the child process has completed its execution, control is returned to the parent process. जैसे ही उसका चाइल्ड प्रोसेस का क्या होगा? वर्क कंप्लीट होएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सारा कंट्रोल वापस किसके पास पहुंच जाएगा? पेरेंट प्रोसेस के पास। तो ये थी हमारी वेट सिस्टम कॉल। के बाद है राइट।
जैसे हमारे पास रीड था, अब हमें कुछ भी राइट करना है, रीड के लिए किस लिए था, सिंपली पढ़ने के लिए था, कुछ भी हमें रीड करना है तो रीड सिस्टम कॉल का था। इसी टाइप से अगर हम राइट करना चाहेंगे तो किस सिस्टम कॉल का यूज करेंगे, इट इज यूज टू राइट डाटा फ्रॉम अ यूजर बफर टू डिवाइस लाइक अ फाइल। दिस सिस्टम कॉल इज वन वे फॉर अ प्रोग्राम टू जनरेट डाटा, इट टेक्स 3 आर्ग्यूमेंट्स इन जनरल। राइट सिस्टम कॉल का यूज किस लिए करते हैं, जिससे कुछ भी फाइल में राइट कर सकें, और इसके ये 3 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है इन जनरल। फर्स्ट है अ फाइल डिस्क्रिप्टर, सेम एफडी, अ पॉइंटर टू द बफर इन विच डाटा इज सेव्ड, बफर की साइड पॉइंट करेगा, द नंबर ऑफ बाइट्स टू बी रिटर्न फ्रॉम द बफर, ये नंबर ऑफ बाइट्स सेम है जैसे हमारे रीड में थे। अब हमारे पास फॉक, प्रोसेस जनरेटेड क्लोन्स ऑफ देमसेल्व्स यूजिंग द फॉक सिस्टम। क्या करता है, ये क्लोन्स जनरेट करता है, अपने ही क्लोन, सपोज करिए कोई भी हमारे पास प्रोसेस है, उसने अपने ही क्लोन क्या किए, जनरेट किए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू क्रिएट प्रोसेसेस इन अ ऑपरेटिंग system. When a parent process spawns a child process, execution of the parent process is interrupted until the child process completed. Once the child process has completed its execution, control is returned to the parent process. जब तक parent process ने क्या किया, अपने child process को create किया, जब तक child process का वर्क कंप्लीट नहीं होगा या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक क्या होगा, पेरेंट प्रोसेस सस्पेंड रहेगा। जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो सारा जो भी जितनी भी पावर थी वो क्या कहाँ चली जाएगी, वापस जितना भी कंट्रोल था वो वापस चला जाएगा पेरेंट प्रोसेस पर। अब हमारे पास है क्लोज, इट इज यूज्ड टू एंड फाइल सिस्टम एक्सेस। व्हेन दिस सिस्टम कॉल इज इन्वोक्ड, it signifies that the program no longer requires the file and the buffers are flushed. The file information is altered and the file resources are delocated as a result. अब क्लोज सिस्टम कॉल में क्या है, क्लोज सिस्टम कॉल का जब भी यूज होगा तो ये क्या कहेगी कि फाइल जो भी हमारा फाइल सिस्टम का एक्सेस होगा उसे एंड कर देगी। उसके बाद क्या होगा, दिस सिस्टम कॉल इज इन्वोक्ड, इट सिग्निफाइज द प्रोग्राम नो लॉन्गर रिक्वायर्स अ फाइल। जो भी प्रोग्राम होगा उसे उस फाइल की रिक्वायरमेंट, जो भी उसने फाइल ओपन कर रखी होगी उसकी रिक्वायरमेंट उसे नहीं है। एंड द बफर आर फ्लश, द फाइल इंफॉर्मेशन इज अल्टर्ड एंड द फाइल रिसोर्सेज आर डिलोकेटेड एज अ रिजल्ट। जो भी उसे मेमोरी, जो भी उसे रिसोर्सेज अलोकेट हुए होंगे उसे डिलोकेट कर देगा, वो डीअलोकेट कर देगा और उसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास है एग्जिट। द एग्जिट सिस्टम कॉल इज अ सिस्टम कॉल दैट इज यूज्ड टू एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये किस लिए होता है कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को ही एंड कर देता है। दिस कॉल इंडिकेट्स दैट द थ्रेड एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड, विच इज स्पेशली यूजफुल इन मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्लेम्स रिसोर्सेज स्पेंड बाय द प्रोसेस। जब भी हम एग्जिट सिस्टम कॉल का यूज करेंगे तो जो भी उसे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए होंगे तो वो वापस ले ली जाएंगे और सिस्टम उन्हें वापस क्या करेगा, क्लेम करेगा कि ये सारी रिसोर्सेज, इसका वर्क कंप्लीट हो गया, सारी रिसोर्सेज मेरे पास वापस आ जाने चाहिए। फॉलोइंग द यूज ऑफ द एग्जिट सिस्टम कॉल फंक्शन। अब है ये हमारा व्हाट इज कर्नल। द कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एट द कोर ऑफ अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम and is generally has complete control over the everything in the system. कर्नल क्या है, कर्नल हमारा कोर कंपोनेंट है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल का ही सब पर कंट्रोल होता है, एवरीथिंग इज, जो भी सिस्टम के अंदर है हर चीज का कर्नल का उस पर कंट्रोल है, हर चीज पर, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कोर कंपोनेंट है। द कर्नल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द डिफरेंट प्रोसेसेस। यही हमारा कर्नल ही क्या करता है कि जो डिफरेंट प्रोसेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन्हें यही प्रिवेंट करता है, या एक टाइप से ये कह दीजिए कि यही उन्हें कंट्रोल करता है। अब फर्स्ट है हमारे पास यूजर मोड। यूजर मोड देख लेते हैं। When the computer system runs user applications like file creation or any other applications program in the user mode। क्या है, when the computer system runs user application like file creation, कोई भी फाइल क्रिएट कर रहा है या एनी अदर प्रोग्राम इन द यूजर मोड, के यूजर मोड के अंदर कोई भी अदर फाइल भी वो रन कर रहा है। दिस मोड डज नॉट हैव
डायरेक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर्स हार्डवेयर। यूजर मोड के पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है किस चीज का, कि वो कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए फॉर परफॉर्मिंग हार्डवेयर रिलेटेड टास्क, like when the user application requests for a service from the operating system or some interrupt occurs. In these cases, the system must switch to the kernel mode. अगर उसे हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस करना है तो उसे यूजर मोड से कहाँ जाना पड़ेगा, उसे अपना मोड शिफ्ट करके कर्नल मोड में एंटर होना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक्सेस कर पाएगा किसे कंप्यूटर के हार्डवेयर को। द मोड बिट ऑफ द यूजर इज 1, जो यूजर की मोड बिट है वो 1 है। दिस मीन्स दैट इफ द मोड बिट ऑफ द सिस्टम प्रोसेस इज 1, द सिस्टम विल बी इन द यूजर मोड। अगर मोड बिट क्या है हमारी, मोड बिट क्या है, 1 है, इसका मतलब हम किस में, कौन से मोड में है, हमें यूजर मोड में। अब है हमारा कर्नल मोड। All the bottom level tasks of the operating system are performed in the kernel mode, as the kernel space has direct access to the hardware of the system. So the kernel mode handles all the processes which require hardware. Kernel mode ही क्या करता है, सारे processes को request करता है, वो कंट्रोल करता है, हैंडल करता है जिन्हें रिक्वायर होती है हार्डवेयर सपोर्ट की, कंप्यूटर हार्डवेयर सपोर्ट की। अपार्ट फ्रॉम दिस द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द कर्नल मोड इज एग्जीक्यूट प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस। These privileged instructions are not provided with the user access, and that's why these instructions cannot be processed in the user mode. So all the process and instructions that the user is restricted to interface with are executed in the kernel mode of the operating system. The mode bit of the kernel mode is 0. मोड बिट की कैसी है कर्नल मोड की, क्या है वो है 0। 1 किसकी है, 1 है यूजर मोड की, 0 है कर्नल मोड की। सपोज करिए अगर वो 1 है तो वो है यूजर मोड में, अगर वो 0 हो गई तो वो है कर्नल मोड में। तो अगर 0 से हमें कोई भी क्या करना है कि डाटा हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो यूजर मोड से हमें कर्नल मोड में शिफ्ट होना पड़ेगा, यानी 0 से मोड बिट 1 होनी चाहिए, 1 से 0 होनी चाहिए, तब हम किस में होंगे, कर्नल मोड में एंटर करेंगे। और अगर 1 है तो हम होंगे उस टाइम यूजर मोड में। तो फॉर द सिस्टम टू फंक्शन in the kernel mode, the mode bit of the process or must be equal to 0, processor must be equal to 0। ये देखिए हमारा, इसकी बात कर लेते हैं, पर कलर चेंज कर लूँ मैं इसका। यूजर प्रोसेस, फर्स्ट है यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, फिर है कॉल सिस्टम, सिस्टम कॉल, जो भी हमारी सिस्टम कॉल है, सपोज करिए कोई फाइल रीड कर रहे हैं, यहाँ हमारी रीड सिस्टम कॉल है, तो अब उस यहाँ क्या है हमारे पास 1 है। यूजर मोड क्या है हमारे पास, मोड बिट, ये यूजर मोड में है, मोड बिट है, हाँ देखिए सॉरी, मोड बिट है 1। अब हमें फाइल एक्सेस करनी है तो क्या होगा, एक ट्रैप जनरेट होगा और मोड बिट 1 से 0 पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी हम कर्नल मोड में एंटर कर जाएंगे। फिर जो भी हमें सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी और जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, मोड बिट वापस क्या होगी 1 हो जाएगी और रिटर्न कहाँ पहुंच जाएगी, रिटर्न फ्रॉम द सिस्टम कॉल। अब है यूजर मोड एंड कर्नल मोड, इसकी बात कर लेते हैं। When the computer system executes on behalf of a user application, the system is in user mode। क्या है, the system, when the computer executes on behalf of a user application, कोई भी अगर वो यूजर एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है तो इसका मतलब है हमारा सिस्टम किस में है, वो है यूजर मोड में। However, when a user application requests a service from the operating system via system call, it must transition from user to kernel। अब सपोज करिए यूजर एप्लीकेशन ने कोई भी रिक्वेस्ट की किसी भी सर्विस की फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे उसे कोई फाइल रीड करनी है तो उसने किस सिस्टम कॉल का यूज किया, उसने कहा रीड का, या राइट, कुछ राइट करना हो तो उसने यूज किया राइट का। तो ट्रांजिशन कहाँ हुआ, यूजर मोड से अब वो कर्नल मोड में एंटर कर गया टू फुलफिल द रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसने यूजर टू कर्नल मोड में पहुंच गया। एज वी से दिस architectural enhancement is useful for many other aspects of operations। At system boot time, the hardware starts in kernel mode। जब सिस्टम बूट टाइम होता है, सिस्टम बूट होता है तो कहाँ हार्डवेयर कैसा होता है, वो कर्नल मोड में होता है। The operating system is then loaded and starts user application in user mode। के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा और यूजर एप्लीकेशन
इन यूजर मोड में स्टार्ट हो गई। Whenever a trap or interrupt occurs, the hardware switches from user mode to kernel mode। जैसे कोई भी अभी हमने पीछे देखा था कि यहाँ ट्रैप जनरेट हुआ या इंटरप्ट कह सकते हैं, इंटरप्ट भी जनरेट हुआ तो क्या हुआ 1 to 0 शिफ्ट हो गया, मोड बिट हमारी 1 to 0 शिफ्ट हो गई, चेंजिंग द मोड बिट स्टेट ऑफ 0। Whenever the operating system gains control of the computer, it is इन कंट्रोल कर्नल मोड। क्या है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब भी कंप्यूटर पर या सिस्टम पर हमारे कंट्रोल कर लिया तो वो हुआ कर्नल मोड में। द सिस्टम ऑलवेज स्विचेस टू यूजर मोड बाय सेटिंग द मोड बिट टू 0 बिफोर पासिंग द कंट्रोल टू अ यूजर प्रोग्राम। जब भी उसे सिस्टम कंट्रोल को रिटर्न करना होता है किसे कर्नल मोड से यूजर मोड पे, तो वो बिट को क्या करेगा 0 से 1 पर शिफ्ट कर देगा। अब हम डिफरेंसेस देख लेते हैं इनके। यूजर मोड इज अ रेस्ट्रिक्टेड मोड विच द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटिंग एंड स्टार्ट्स। अदर हैंड पे कर्नल मोड इज द प्रिविलेज मोड विच द कंप्यूटर एंटर्स व्हेन एक्सेसिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज। जब भी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्सेस करेंगे तो किस में होगा, वो होगा कर्नल मोड में। उसके अलावा यूजर मोड में क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड मोड है विच द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटिंग। एप्लीकेशन प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट होंगे वो कौन से में होंगे, यूजर मोड में। यूजर मोड इज कंसीडर्ड एज द स्लेव मोड एंड द रेस्ट्रिक्टेड मोड। यूजर मोड को क्या कह सकते हैं, वो स्लेव मोड है, बट कर्नल मोड क्या है, कर्नल मोड इज द सिस्टम मोड, मास्टर मोड और प्रिविलेज मोड से मास्टर मोड कह सकते हैं। इन यूजर मोड अ प्रोसेस गेट्स डाउन इट्स ओन एड्रेस स्पेस। इसमें क्या होता है कि उसके पास अपना ही, यूजर मोड में क्या होता है, एक प्रोसेस के पास अपना ही एड्रेस स्पेस होता है, बट इन कर्नल मोड प्रोसेस गेट अ सिंगल एड्रेस स्पेस के एक सिंगल एड्रेस स्पेस होता है कि जितने भी प्रोसेसेस आएंगे उन सबका एक ही क्या होगा, एड्रेस स्पेस होगा, उन सबका एक ही एड्रेस होगा। बट इसके पास क्या है, इन सबके पास अपना अपना, यूजर मोड में सबके प्रोसेस के पास अपना सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है, बट प्रोसेस कर्नल मोड में क्या होता है, सारे प्रोसेसेस के पास एक ही, सारे प्रोसेस आपको एक ही एड्रेस पे मिलेंगे। ऐसा समझ लीजिए बस आपके जैसे कोई भी, जैसे कोई कॉलोनी है कि वो ए कहाँ रहता है, उस कॉलोनी में, बी कहाँ रहता है, उस कॉलोनी में, सी कहाँ रहता है, उस कॉलोनी में। इस टाइप से कि एक्स वाई जेड कॉलोनी है, ए कहाँ रहता है, एक्स वाई जेड कॉलोनी में, बी कहाँ रहता है, एक्स वाई जेड कॉलोनी में, सी कहाँ रहता है, एक्स वाई जेड कॉलोनी में। इन सबका सिंगल ही एड्रेस है कि उस पर्सन से पूछोगे कि कहाँ रहता है, वो कह रहा है कि एक ही कॉलोनी में रहते हैं बस। बट यूजर मोड में क्या है, इन सबका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, जैसे हमारा हाउस एड्रेस होता है उसी टाइप से कि हाउस नंबर, कि वो ए कहाँ है तो उसका हाउस नंबर 1 है, बी कहाँ है उसका हाउस नंबर 2 है, इस टाइप से। इन यूजर मोड इफ एन इंटरप्ट अकर ओनली वन प्रोसेस फेल्स। अगर यूजर मोड में कोई भी इंटरप्ट जनरेट हुआ या अकर हुआ तो सिर्फ एक प्रोसेस ही फेल होगा। इन कर्नल मोड इफ द इंटरप्ट अकर्स द होल ऑपरेटिंग सिस्टम माइट फेल। कि अगर कर्नल मोड में कोई भी इंटरप्ट जनरेट हुआ तो क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही फेल हो जाएगा। In user mode, there are restrictions to access kernel programs. Cannot access them directly. User mode में क्या है कि कर्नल जो एक्सेस होता है, रेस्ट्रिक्ट होता है वो कर्नल प्रोग्राम का, कि कर्नल प्रोग्राम को यूजर मोड में एक्सेस नहीं किया जा सकता। इन कर्नल मोड बोथ यूजर प्रोग्राम्स एंड कर्नल प्रोग्राम्स कैन एक्सेस। पर इन कर्नल मोड में क्या होता है कि यूजर प्रोग्राम्स एंड कर्नल प्रोग्राम्स को इजिली एक्सेस किया जा सकता है, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यूजर मोड में रेस्ट्रिक्शंस हैं। आज हमने आपकी यूनिट 1 कंप्लीट कर दी है 1 शॉर्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।